कहानी का ये छठा भाग देखने से पहले इसके पहले पांचों भाग अवश्य देखें। मीरा और मीनल एक साथ सो रही थी। किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मीनल की नींद खुल गई। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक वार्ड बॉय था। वो मीनल को देखकर थोड़ा हड़बड़ा गया। वो डॉक्टर मीरा, थोड़ी इमरजेंसी है, वो हकलाते हुए बोला। ठीक है, मैं उसे उठा देती हूँ। ये कहकर मीनल कमरे में आ गई और उसने मीरा को जगा दिया। मीरा उठकर दरवाजे पर आई और उस वार्ड बॉय से पूछा, जी क्या हुआ? वार्ड बॉय बोला, डॉक्टर मीरा, वो इमरजेंसी है। डॉक्टर साहब ने आपको कैंप में बुलाया है। मीरा चौंक कर बोली, इतनी रात गए? वार्ड बॉय बोला, जी वो किसी लेडीज को बहुत चोट लगी है तो इसीलिए। यह कहकर वार्ड बॉय जल्दी से चला गया। मीरा मीनल को बोलकर एक शाल ओढ़कर जल्दी से कैंप की ओर बढ़ गई। मीनल को थोड़ा अजीब लगा कि मीरा के हॉस्पिटल का वार्ड बॉय मीरा को नहीं पहचानता। वो मुझे डॉक्टर मीरा कैसे समझ सकता है? उसने मीरा का इंतजार करने का फैसला किया और अपने ही कमरे में चहलकदमी करने लगी। इधर मीरा जब कैंप में पहुंची तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा कहीं वार्ड बॉय ने उसे गलत एड्रेस तो नहीं बता दिया। पहाड़ी इलाका है, कहीं डॉक्टर राज ने मुझे कहीं और तो नहीं बुलाया था, या मुझे किसी और डॉक्टर ने बुलवाया था, क्योंकि वार्ड बॉय ने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि मुझे किस डॉक्टर ने बुलाया है। एक काम करती हूँ, डॉक्टर राज को कॉल करके देख लेती हूँ। ये सोचकर वो अपना फोन देखने लगी, पर हड़बड़ी में वो अपना फोन लाना ही भूल गई थी। वो जैसे ही वापस जाने के लिए पीछे पलटने लगी तो दो मजबूत हाथ उसकी कमर पर कस गए। मीरा की आवाज तो जैसे हालत में ही अटक गई थी। वो जैसे ही चीखने वाली थी, उस इंसान ने तेजी से उसका शॉल हटाकर अपने एक हाथ से उसका मुंह दबा दिया और अपने दूसरे हाथ से उसके शरीर को छूने लगा। मीरा अचानक हुई इस घटना से सन्न रह गई। उसने खुद को उस इंसान से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर उस इंसान की पकड़ मीरा पर कसती ही जा रही थी। मीरा ने पूरी हिम्मत से अपने दांत उस इंसान के उस हाथ पर गड़ा दिए जिससे उसने मीरा का मुंह बंद कर रखा था, और दूसरे हाथ की कोहनी उस इंसान के पेट में मार दी, जिससे उसकी पकड़ कमजोर हो गई और मीरा उसकी गिरफ्त से छूट गई। उस इंसान से छूटकर वो जैसे ही जल्दी से पलटी, सामने खड़े इंसान को देखकर वो चौंक गई। सामने डॉक्टर राज था। वो गुस्से में बोली, आप ऐसे कैसे? छी! उसके मुंह से बस यही निकला, और ये कहते हुए वो जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, राज ने उसके हाथ को पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। अचानक ऐसे खींचने पर मीरा राज के करीब आ गई। राज ने उसको कमर से पकड़ लिया और उसके होठों को चूमने की कोशिश करने लगा। मीरा ने अपनी पूरी ताकत से राज को धक्का देकर खुद से दूर किया। मीरा चिल्लाकर बोली, डॉक्टर राज, दूर रहिए मुझसे, आप होश में नहीं हैं। राज अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए बोला, क्यों? वैसे भी तो तुम सबके पास जाते ही हो, आज मेरे पास आ जाओ। मुझ में क्या कमी है? उसने पी रखी थी, वो अपने होश में नहीं था। मीरा गुस्से में बोली, डॉक्टर राज, आप पागल हो गए हैं, मुझे जाने दीजिए। राज तंज कसते हुए बोला, क्यों? जब उस अरिजीत के साथ हॉस्पिटल में चिपक सकती हो, अनूप के आगे पीछे घूम सकती हो, उस कपिल गुप्ता के साथ थी, क्यों? सिर्फ पैसों के लिए? मैं भी दूंगा, बोलो कितने चाहिए? अरे और तो और, अब तो तुम उस अक्खड़ रंजीत के साथ भी थी रात को। मैंने देखा था अभी कुछ देर पहले, तुम दोनों साथ में थे। जब तुम इतने लोगों के साथ रह सकती हो तो क्या मुझ में कांटे लगे हैं? उसकी बात सुनकर मीरा को एकदम शौक लग गया। वो लगभग चीखते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मुझे आपसे कभी कोई बात नहीं करनी है, आप होश में नहीं हैं। राज मीरा को हवस भरी नजरों से देखकर बोला, बकवास? मैं बकवास कर रहा हूँ? मैं तुम्हें श्योर करता हूँ कि एक बार तुम मेरे साथ हो जाओ तो तुम्हें बाकी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहकर राज एक बार फिर मीरा की तरफ झपटा और इसी आपाधापी में मीरा की कुर्ती की एक बाजू फट गई। अब मीरा के होश पूरी तरह से उड़ गए। मीरा अब भागने की कोशिश करने लगी, पर राज ने उसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में घुमाकर उसे अंदर की तरफ धकेल दिया। किसी अनहोनी के डर से मीरा की आंखों से अब आंसू निकलने लगे। वो मदद के लिए चीखने लगी, पर इतनी ठंडी रात में, वो भी रात के इस समय, कोई भी मीरा की चीख नहीं सुन पाया। मीरा राज से अब रहम की भीख मांग रही थी, पर राज पर तो जैसे भूत सवार हो चुका था। वो अभी कुछ नहीं सुन रहा था। अरे मीरा, मेरी जान, तुम क्यों रो रही हो? श्श्श,
यह कहकर राज ने मीरा के करीब जाकर उसके आंसुओं को अपने एक हाथ के अंगूठे से पोंछा और दूसरे हाथ को दीवार पर रखकर उसका रास्ता बंद कर दिया। अब जो उसके हाथ का अंगूठा उसके आंसू पोंछ रहे थे, अब वही अंगूठा उसके होंठों को छू रहे थे। मेरा डर और घिन से अपनी आंखें मीचे हुई थी। राज अपनी गंदी नजरों से उसे देखते हुए बोला, मीरा, जब से मैंने तुमको देखा था तब से ही मैं तुम्हें पाना चाहता था, पर तुम कभी उस अरिजीत और कभी उस अनूप के साथ होती थी, पर आज जब तुमको उस रंजीत के करीब देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ। यह कहकर उसके अंगूठे का दबाव उसके होंठों पर बढ़ने लगा। मीरा को लग रहा था जैसे उसकी सांसें थम जाएंगी। राज उसके करीब आया और उसकी गर्दन को चूमने लगा। इधर मीनल को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अब मीरा को गए लगभग काफी देर हो चुकी थी, पर मीरा अभी तक नहीं लौटी थी। अब उसकी घबराहट बढ़ गई थी। उसने अपने कमरे से निकलकर कैंप की ओर जाने का सोचा, पर कुछ दूर चलने पर ही सर्द रात का सन्नाटा उसे डराने लगा। तो उसने अनूप को उठाने का सोचा और गलती से घबराहट में रंजीत का कमरा खटखटा दिया। अपने कमरे पर दस्तक सुनकर रंजीत ने उठकर समय देखा और कुछ इमरजेंसी का सोचकर अपना मोबाइल अपनी जेब में डाला और हाथ में घड़ी लेकर जब दरवाजा खोला तो सामने मीनल थी। मीनल जी, आप इस वक्त, कोई प्रॉब्लम है क्या? रंजीत हैरान होकर अपनी घड़ी में देखता हुआ बोला। वो वो रंजीत जी, सॉरी, मुझे लगा ये अनूप जी का कमरा है। मीनल थोड़ा परेशान होते हुए बोली। रंजीत ने सोचा कि मीनल को अनूप से कुछ काम होगा, तो वो मीनल से बोला, ओह, तो आपको अनूप से काम है, उसका कमरा ये है। रंजीत अपने कमरे के बगल वाले कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोला। मीनल रंजीत की बात सुनकर बोली, नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अनूप जी से काम नहीं है, वो मीरा। मीरा का नाम सुनकर रंजीत चौंक गया और किसी अनहोनी की आशंका से बोला, मीरा, क्या हुआ मीरा को? मीनल बोली, वो एक वार्ड बॉय आया था। फिर मीनल ने रंजीत को सारी बात बता दी। मुझे काफी घबराहट हो रही है, 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, मीरा अभी तक नहीं आई है। प्लीज, क्या आप एक बार मेरी तसल्ली के लिए कैंप में मेरे साथ चल सकते हैं? मीनल परेशान होकर एक आस भरी नजर से रंजीत की ओर देखते हुए बोली। रंजीत मीनल को देखकर बोला, आप अपने कमरे में जाइए, मैं मीरा को देखता हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं आपको कॉल करके सब बता दूंगा। रात बहुत हो चुकी है, आप जाइए। रंजीत मीनल को आश्वस्त करके तेज कदमों से कैंप की ओर बढ़ गया। उसका दिल भी किसी अनजानी अनहोनी के डर से तेज तेज धड़क रहा था। रात में ऐसी कोई इमरजेंसी आई होती तो उसको भी पता होता, पर रंजीत को इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। रंजीत घबराहट में जल्दी जल्दी एक एक कैंप में देख रहा था। इधर मीरा के लिए एक एक पल बहुत मुश्किल से गुजर रहा था। राज उस पर अपना दबाव बना रहा था। मीरा ने महादेव को याद किया और चीखी, प्लीज महादेव, आप मुझे बचा लीजिए। मीरा की चीख रंजीत के कानों में पड़ी। वो उल्टी दिशा में जल्दी से भागा। उसके कदम तेज हो गए। महादेव! मीरा एक बार और चीखी तो राज ने उसका मुंह दबा दिया और उसके ऊपर आ गया। राज बड़ी बेरहमी से मीरा के साथ बदसलूकी कर रहा था। मीरा की आंखों में आंसू थे। उसके साथ कभी ऐसा होगा ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। महादेव, आज आपकी ही शरण में मुझसे मेरा मान छीना जा रहा है। इससे तो अच्छा था कि आप मुझे भी माँ पापा के साथ उसी दिन अपने पास बुला लेते। ये सोचकर मीरा की आंखों में सैलाब उतर आया। वो बेतहाशा रोने लगी। तभी जैसे महादेव ने मीरा की सुन ली, एक हाथ आया और उसने सीधे राज के गिरबान को पकड़कर मीरा से अलग कर दिया। राज के दूर हटते ही मीरा ने देखा सामने रंजीत खड़ा था। मीरा झट से उठकर एक कोने में खड़ी हो गई। रंजीत ने देखा मीरा के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और मीरा बिल्कुल अस्त व्यस्त थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रंजीत ने जब अपनी गुस्से से भरी नजर राज पर डाली तो देखा वो नशे में था। वो अपनी मदहोशी में बोला, यार रंजीत, तू तो जानता है ना कि ये। फिर वो मीरा को घूरते हुए आगे बोला, ये लड़की कैसी है, इसका करेक्टर कैसा है, सबसे चिपकती रहती है, तो मैं भी थोड़ा सा चिपक लिया तो लगी ड्रामा करने। आजा, दोनों भाई मिलकर मजे करते हैं। राज के कहते ही एक जोर का मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा जो कि रंजीत ने उसे मारा था।
रंजीत के इस मौके से राज अभी संभल भी नहीं पाया था कि रंजीत ने अपना आपा खो दिया और लगातार उसके चेहरे पर बस मुक्के बरसाता रहा। और जब राज अधमरा हो गया तो उसे उसी हालत में छोड़कर मीरा के पास गया और उसे अपनी जैकेट पहनने के लिए दे दी। मीरा के जैकेट पहनने के बाद उसके करीब आकर बोला, चलो मीरा। रंजीत को मीरा के साथ जाता देखकर राज ने नफरत भरी नजरों से उसे देखा। फिर राज ने अपने मुंह पर लगे चोट से खून साफ करते हुए घटिया तरीके से मुस्कुराकर कहा, क्यों भाई, तुझे अकेले ही मजा करना था क्या इसके साथ? तो मुझे बोलता। अरे तूने भी तो अरिजीत और कपिल को लेकर इसकी हरकतें देखी थी ना, तुझे भी तो ये लड़की घटिया ही लगती थी ना, तो आखिर ऐसा क्या दे दिया इसने कि आज तू इसका हमदर्द बन गया? कहीं कपिल और अरिजीत वाली नजदीकी तूने भी तो फील नहीं कर ली? रंजीत ने इसके जवाब में उसे बिना कुछ कहे एक जोरदार मुक्का और उसके चेहरे पर मार दिया, जिससे वो संभल नहीं पाया और बेहोश हो गया। रंजीत ने मीरा की तरफ देखा तो मीरा अपने बारे में रंजीत की सोच जानकर बहुत दुखी हो गई। उसने ना में सिर हिलाया। रंजीत का जैकेट वहीं गिराकर उसने नदी की तरफ दौड़ लगा दी। रंजीत उसके पीछे भागा। वो उसे रुकने के लिए पीछे से आवाज भी लगा रहा था, पर मीरा ने बिना कुछ सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। पीछे रह गई तो बस उसके नाम की गूंज, जो कि रंजीत की चीखने से पहाड़ों में गूंज रही थी। अपने बारे में रंजीत के विचार जानकर मीरा जैसे टूट ही गई थी, इसीलिए ही वो बिना सोचे समझे नदी में कूद गई। रंजीत मीरा के पीछे भागा आ रहा था, पर उसके मीरा के पास पहुंचने से पहले ही मीरा नदी में कूद चुकी थी। मीरा को नदी में कूदता देखकर रंजीत भी बिना सोचे समझे मीरा के पीछे नदी में कूद गया। उस बर्फीली रात में नदी का पानी काफी ठंडा था, बिल्कुल हड्डी जमा देने वाला। जिस तरह आज मीरा की जिंदगी में तूफान आया था, उसी तरह केदारनाथ की हवाओं ने भी अपना रुख मोड़ लिया था। आज केदारनाथ की हवाएं तूफानी हो चली थी। नदी में उफान बढ़ गया था। नदी की तेज धारा के साथ मीरा बहती जा रही थी। उधर लंदन में रमन जी की पूरी रात आज अजीब सी बेचैनी में गुजरी थी। उन्हें रात नींद नहीं आई थी। अजीब अजीब ख्याल उनके दिल में आ रहे थे। आज अक्षत और रणविजय घर पर ही थे। रमन जी अपनी आराम चेयर पर आंख मूंद कर बैठे थे। थोड़ी देर के लिए उनकी आंख लग गई, तभी उन्होंने एक भयानक सपना देखा और वह एक चीख मार कर जाग गए। उनकी चीख सुनकर रणविजय और अक्षत उनके कमरे में भागे आए। उन दोनों ने आकर देखा तो रमन जी पसीने से लथपथ घबराए हुए बैठे। रणविजय जल्दी से उनके लिए पानी लेकर आया और अक्षत ने उनका पसीना साफ किया। रणविजय ने उन्हें पानी पिलाया। पानी पीकर उन्हें सुकून मिला, पर दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। अक्षत और रणविजय रमन जी की ऐसी हालत देखकर परेशान हो गए थे। थोड़ी देर में उनकी हार्ट बीट सामान्य हुई तो अक्षत ने पूछा, पापा आप ठीक तो हैं? रमन जी ने हाँ में सिर हिलाया। अब रणविजय ने पूछा, पापा आपने कोई बुरा सपना देखा था क्या? रमन जी बोले, बेटा कितने ही दिनों से मन बहुत परेशान है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा खतरे में है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। अब इंडिया जाने का वक्त आ गया है। अक्षत बोला, ठीक है पापा, मुझे इसी हफ्ते दिल्ली एक केस के सिलसिले में जाना है। आप भी मेरे साथ चलिए। वैसे भी अब हमारी प्लानिंग को अंजाम देने का समय आ गया है। 1 महीने बाद विजय की इंटर्नशिप पूरी हो जाएगी तो ये भी वहाँ आ जाएगा। इसके इंडिया आने से पहले हम अपनी प्लानिंग पर काम करके काफ़ी कुछ कर लेंगे। अक्षत की बात सुनकर रमन जी ने कहा, ठीक है बेटा, अब इंडिया वापस लौटने और तपन को उसके कर्मों की सजा मिलने का वक्त आ गया है। फिर रमन जी अक्षत और रणविजय से काफी देर तक अपनी प्लानिंग पर बात करते रहे। इधर मीरा नदी के बहाव में बह रही थी। रंजीत जल्द से जल्द मीरा को बचा लेना चाहता था। नदी में इतने उफान के बावजूद रंजीत काफी जल्दी मीरा के पास पहुंच चुका था। उसने मीरा का हाथ पकड़ लिया और फिर उसको अपने पास खींच लिया। उसके बाद वो नदी के किनारे पहुंच गया। वो मीरा को गोद में लेकर नदी से बाहर आया। मीरा बेहोश हो गई थी। उसने मीरा को घास पर लिटाया और पहले तो उसका पेट दबाकर उसके पेट से पानी निकाला। फिर भी मीरा को होश नहीं आ रहा था। नदी के बहाव के कारण रंजीत और मीरा अपने कैंप से काफी दूर आ चुके थे। आसपास कोई घनी आबादी नहीं थी। अब सुबह के 4 बज चुके थे। रंजीत मीरा के पैर और हाथों को जोर जोर से रगड़कर
गर्मी लाने की कोशिश कर रहा था। सुबह की ठंड काफी बढ़ी हुई थी। रंजीत खुद भी पूरा भीगा हुआ था और उसे भी काफी ठंड लग रही थी, पर उसे अभी सिर्फ और सिर्फ मीरा की फिक्र हो रही थी। रंजीत ने नजरें उठाकर मदद के लिए इधर उधर देखा तो कुछ दूरी पर अघोरियों और साधुओं की छोटी सी टुकड़ी दिखी। रंजीत मीरा को अपनी गोद में उठाकर उस ओर भागा। बाबा मदद कीजिए, वो मेरी मीरा नदी में गिर गई थी, उसी ठंड के कारण होश नहीं आ रहा है। रंजीत ने मीरा को गोद में उठाए हुए कहा। वहां बैठे साधुओं और अघोरियों को लगा ये दोनों पति पत्नी हैं और शायद किसी हादसे का शिकार होकर इस व्यक्ति की पत्नी नदी में गिर गई। एक बाबा बोले, बेटा हम अघोरी सन्यासी हैं, हमारे पास रहने के लिए कमरे तो नहीं है, पर ये आग चल रही है और हमने एक छोटी सी टेंट बनाई है। अब हम आगे की ओर बढ़ने वाले हैं, तो ये आग और टेंट तुम्हारे लिए है। तुम इस बच्चे को इस टेंट में लिटा दो और सामने आग जलाकर आग उसके सामने रख लो। फिर अघोरी ने अपने एक थैले से एक छोटी सी शीशी निकालकर रंजीत को दी। ये लो बेटा, ये आयुर्वेदिक तेल है, ये काफी गर्म होता है। ये तेल तुम अपनी पत्नी के बदन पर मत देना, उसके शरीर में जल्दी ही गर्माहट आ जाएगी। यह कहकर अघोरियों को वो काफिला आगे बढ़ गया। रंजीत थोड़ी देर तक उस अघोरी की बात को सोचता रहा कि उसे क्यों लगा कि वो दोनों पति पत्नी हैं। रंजीत ने ये ख्याल अपने दिमाग से झटका और मीरा को टेंट में सुलाकर आग को उसके नजदीक किया। फिर वो तेल हाथों में लेकर उसके हाथों और पैरों पर रगड़ने लगा, पर मीरा को होश ही नहीं आ रहा था। रंजीत ने चेक किया तो उसे पता चला कि मीरा की सांस काफी धीमी गति से चल रही थी। उसका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहे थे। उसे अभी ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी। ठंड के कारण उसकी कंपकपी बढ़ती जा रही थी। रंजीत ने आग और तेज की। मीरा की ऑक्सीजन देने के लिए वो अपने होंठ मीरा के होंठों के पास ले आया। एक बार के लिए तो वो झिझका, पर अगले ही पल मीरा की जान के बारे में सोचकर वो उसे अपने मुंह से सांस देने लगा। कुछ देर बाद मीरा को सांस आई, पर अभी भी वो ठंड से ठिठुर रही थी। उसे ठंड से बचाने के लिए उसके गीले कपड़े बदलने जरूरी थे, पर उसे आसपास कोई नहीं दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपनी पॉकेट में अपना फोन ढूंढा, पर वो पानी में भीगने से खराब हो गया था। वो बाहर निकला। आसपास ढूंढने पर उसे एक कंबल जैसा कपड़े का टुकड़ा दिखाई दिया, जो शायद उन अघोरियों ने छोड़ दिया था। रंजीत ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर मीरा को उस कंबल से ढककर उसके कपड़े निकाले और फिर वही कंबल उसके शरीर पर लपेट दिया। एक डॉक्टर को किसी को बचाने के लिए उसका शरीर देखना पड़ता है, पर बात यहाँ मीरा की थी, जो अभी अभी राज के द्वारा की गई दरंदिगी से आहत थी। कहीं वो रंजीत को भी धोखेबाज ना समझ बैठे, इसलिए उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। उसने उस अघोरी के दिए हुए तेल से मीरा के हाथ पैर पर मालिश की। जब मीरा की कभी थोड़ी कम हुई और उसका शरीर स्थिर हुआ तो रंजीत उससे थोड़ी दूरी पर बैठ गया। अब बस रंजीत को सवेरा होने का इंतजार था। हल्की धूप निकलने के साथ मीरा को होश आया। खुद को अनजानी जगह में देखकर वो घबरा कर उठ बैठी। खुद को एक चीरड़ी में लिपटा देख पहले तो वो घबरा गई, फिर सामने आंखों पर पट्टी लगाए रंजीत को सोता देखकर उसे कल रात की बात याद आई। बाहर उसके और रंजीत के कपड़े सूख रहे थे। उसने बाहर सूख रहे अपने कपड़ों को पहना, जो कि यहाँ वहां से फटे हुए थे। कपड़े पहनने के बाद उसने उस चीथड़े से अपने शरीर को ढक लिया। रंजीत सर, रंजीत सर, मीरा के बार बार आवाज देने से रंजीत की नींद खुली। उसने अपनी आंखों से पट्टी हटाते हुए मीरा से पूछा, तुम ठीक तो हो? मीरा ने हाँ में सिर हिलाया। हमें चलना चाहिए, ये कहकर उसने रंजीत से मुंह फेर लिया। रंजीत ने भी जल्दी से अपनी सूख रही शर्ट को पहना और दोनों कैंप की तरफ बढ़ गए। पूरे रास्ते दोनों चुप थे। किसी ने ना एक दूसरे से कुछ पूछा और ना ही किसी ने कुछ कहा। इधर मीनल मीरा को लेकर पूरी रात परेशान थी। जब उसके बहुत इंतजार के बाद भी रंजीत और मीरा नहीं लौटे तो किसी अनहोनी की आशंका से डरकर उसने अनूप को उठाया और उसे सारी बात बताई। पूरी रात मीरा और रंजीत को खोजने के बाद भी उन्हें उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली। बस उन्हें डॉक्टर राज जख्मी हालत में बेहोश मिले। डॉक्टर राज की हालत देखकर अब उन्हें किसी बड़ी अनहोनी की आशंका सताने लगी थी। वो दोनों बहुत सी संभावनाओं पर सोच रहे थे, पर सच्चाई या तो डॉक्टर राज बता सकते थे, जो कि अभी बेहोश थे,
या खुद रंजीत और मीरा जो अभी लापता थे? डॉक्टर अनूप ने डॉक्टर राज का इलाज शुरू कर दिया था। अब बस सब उनके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर राज के होश में आने के बाद ही रंजीत और मीरा का कुछ पता चल पाता। मीनल बेचैनी से बाहर टहल रही थी। उसे मीरा की चिंता सता रही थी। अनूप बाहर आकर मीनल को समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी मीनल को सामने से मीरा और रंजीत आते दिखाई दिए। मीनल की आंखों में खुशी के मारे आंसू आ गए। वो दौड़कर उन दोनों के पास गई। मीनल को भागते देखकर जब अनूप पीछे पलटा तो उसने भी रंजीत और मीरा को आते हुए देखा। कहाँ चली गई थी तू? जानती भी हम कितना परेशान हो गए थे। मीनल मीरा पर अपना गुस्सा निकालते हुए बोली, सॉरी मीनल जी, वो मैं आपको कॉल नहीं कर पाया। मीरा नदी में गिर गई थी और उसी को बचाने के चक्कर में मेरा फोन डेड हो गया। रंजीत ने मीनल से सफाई देते हुए कहा, तू फिर उस नदी पर गई थी? तुझे तो पेशेंट को चेक करने जाना था ना? फिर तू नदी के पास कैसे पहुंच गई? तू ठीक तो है ना? मीनल के पूछने पर मीरा ने बस अपना सिर हिला दिया। फिर मीनल रंजीत की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू सो मच, आपने दूसरी बार मीरा को डूबने से बचा लिया। इसने उस नदी में डूबने और आपने बचाने का जैसे ठेका ही ले रखा है। अब तो उस नदी पर कभी नहीं जाएगी तू ना? मीनल के इतना कहते ही मीरा की आंखें फैल गई। अब उसे मीनल की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। अब वो अपनी ही सोच में खोई हुई थी। यानी उसे पहली बार बचाने वाला वो व्हाइट शर्ट वाला इंसान रंजीत ही था। तो फिर उसने जब रंजीत से पूछा था तो उसने उससे झूठ क्यों कहा था? मीरा अपनी आंखों में सवाल लिए रंजीत की तरफ देख रही थी। रंजीत भी उसकी आंखों के सवाल को पढ़ पा रहा था, पर वो अभी इससे बचना चाहता था। मीनल जी, मीरा को थोड़े आराम की जरूरत है, आप इसे अपने कमरे में ले जाइए, रंजीत ने मीनल से कहा। मीनल ने हाँ में सिर हिलाया और मीरा को उसके कमरे में लेकर चली गई। रंजीत भी अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो डॉक्टर अनूप भी उसके साथ साथ चलते हुए रंजीत को सारी डिटेल देने लगे। रंजीत, पता नहीं एक ही रात में क्या क्या हो गया। मीरा नदी में गिर गई, तुम दोनों मिल नहीं रहे थे, इधर राज पर किसी ने हमला किया, वो अभी भी बेहोश है। अनूप, तू मुझे अपना फोन दे। अनूप ने रंजीत को अपना फोन दे दिया और रंजीत ने तुरंत लाइफ केयर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को फोन करके कहा, डॉक्टर राज की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें वापस बुला लीजिए। अनूप रंजीत के इस रवैये पर हैरान था। बिना मिले बिना राज की हालत देखे वो ऐसे कैसे फैसला ले सकता है? उसने रंजीत से इस बारे में बात करनी चाहिए, पर रंजीत ने बस यही कहकर बात टाल दी कि कैंप का टाइम हो रहा है, उसे फ्रेश होना है। ये कहकर रंजीत अपने कमरे में चला गया। इधर मीरा जब मीनल के साथ कमरे में आई तो उसने मीनल से बस यही पूछा कि क्या सच में उसे पहली बार भी रंजीत ने ही बचाया था? क्या उसे बचाने वाले का चेहरा ठीक से याद है? हाँ, मुझे तो अच्छे से याद है, पर क्या तुझे अभी तक रंजीत ने नहीं बताया कि उसे बचाने वाला वही है? मीनल ने मीरा के सवाल का जवाब देते हुए उससे ही सवाल कर लिया। जवाब में मीरा चुप रही और उसने अपना सर झुका लिया। चल मीरा, अब चल फ्रेश हो जा, ये क्या चीथड़ा लपेटे बैठी है? ये कहकर मीनल ने मीरा के शरीर से वो चीथड़ा हटा दिया। मीनल ने देखा कि मीरा के कपड़े जहां तहां से फटे हुए थे। उसके बदन के घाव को देखकर मीनल के होश उड़ गए। मीरा, ये सब? मीनल अभी अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाई थी कि मीरा फपक पड़ी। मीनल उसके पास बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मीरा, सच सच बता, क्या हुआ है? ये नदी में गिरने के चोट के निशान नहीं है। कहीं डॉक्टर रंजीत ने तो उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि अगर वो समय रहते नहीं पहुंचते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। मीनल के आगे बोलने के पहले ही मीरा ने ये कहकर उसे सारी बात बता दी। मीनल गुस्से में बोली, तो उस राज की हालत डॉक्टर रंजीत ने बिगाड़ी थी? ये कहकर वो आग बबूला हो गई। फिर उसने मीरा को बड़े प्यार से संभाला। मीरा कल की घटना से बहुत परेशान थी। बाथरूम में वो अपने शरीर को ऐसे रगड़ रही थी जैसे वो अपने शरीर पर राज के छूने की एक एक जगह को अपने शरीर से अलग कर देगी। वो बहुत देर बाथरूम में बिताने के बाद जब नहा कर निकली तो दरवाजे पर रंजीत को मीनल से बात करते देखकर रुक गई। रंजीत मीरा के लिए दवाई लाया था। दवाई तो असल में बहाना था। असल में वो मीरा को देखने आया था कि वो ठीक है कि नहीं। मीरा और रंजीत की नजरें मिली। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। मीनल को लगा कि मीरा और रंजीत को अकेले छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर रंजीत, आप ये दवाई खुद मीरा को दे दीजिए, मैं ब्रेकफास्ट का देकर आती हूँ। ये कहकर मीनल कमरे से बाहर चली गई।
रंजीत कमरे में आया। उसने हल्के से दरवाजे को लगा दिया। मीरा अभी अभी नहाकर आई थी। उसके गीले बालों से हल्का हल्का पानी टपक रहा था। उसने शलवार कुर्ती पहन रखा था। बाथरूम से अभी निकलने के कारण उसने दुपट्टा नहीं लिया था। कल की हिचक अभी भी दोनों के बीच थी। कैसी कैसी हो अब? ठीक हूँ, मीरा ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। रंजीत की नजर मीरा की गर्दन पर पड़ी, जहां राज के दांतों से काटने के कारण निशान बन गए थे, जिसे देखकर रंजीत का खून खोल गया। उसने अपनी मुट्ठी खींच ली और आगे बढ़कर मीरा के पास आ गया। उसके हाथ उस निशान की तरफ खुद ब खुद बढ़ गए। वो उन निशानों को अभी छूने वाला ही था कि उसने अपने हाथों को वहीं हवा में ही रोक दिया। मीरा रंजीत को आंसू भरी नजरों से देख रही थी। उसे याद आया कि पिछली बार भी उसे रंजीत ने ही बचाया था और कल रात भी रंजीत ने ही उसे बचाया था। वो रंजीत के सीने से लगना चाहती थी और रंजीत भी उसके जख्मों को अपने प्यार भरे स्पर्श से छूकर मीरा को ये एहसास दिलाना चाहता था कि उसके जख्म भले ही उसके शरीर पर हैं, पर उनका दर्द तो वो अपनी रूह पर महसूस कर रहा है। रंजीत और मीरा दोनों एक दूसरे में खोए थे। तभी उन दोनों के कान में मीनल की आवाज पड़ी। वो नाश्ता लेकर आई थी। दोनों ख्याल से बाहर आए। रंजीत के हाथ अभी भी हवा में ही थे। वो मीरा के उन घावों को देख रहा था। फिर उसने ऑइंटमेंट और एक पेन किलर देते हुए उसे आज आराम करने को कहा और वहां से चला गया। अभी अभी मीरा और रंजीत के मन में जो एक तरीके के ख्याल चल रहे थे, उसने उन दोनों को बेचैन कर दिया था। पर साथ ही मीरा अपने बारे में रंजीत की सोच जानकर ज्यादा परेशान थी कि आखिर क्यों रंजीत उसके बारे में इतनी घटिया सोच रखते हैं। ये बात मीरा को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। जहां राज ने मीरा के शरीर को चोट पहुंचाना चाहा, वहीं रंजीत की सोच ने मीरा की अंतरात्मा को घायल कर दिया था। मिनल ने मीरा को नाश्ता कराकर दवाई खिलाई और उसे आराम करने को बोलकर वो कमरे से बाहर चली गई। मीरा अभी लेटी हुई सारी बातों के बारे में सोच रही थी। रंजीत का उसे बचाना, फिर उसका अनजाने में रंजीत के घर में ही रहना, उसके अंडर काम करना, पहले उसकी नफरत, उसके बारे में सोच और फिर उसके लिए राज का हाल बिगाड़ना, फिर उसे बचाना, और अब इतना होने के बावजूद उसके मन में रंजीत के लिए ये फीलिंग, वो इन सब जुड़े तारों में उलझती ही जा रही थी। ये सोचते सोचते कब उसे नींद आ गई, उसे पता भी नहीं चला। दिन भर सोने के बाद शाम को उसकी नींद खुली। मिनल ने उसे अदरक वाली चाय पकड़ाते हुए उससे उसका हाल पूछा। मीरा अब पहले से ठीक थी। मिनल ने मीरा को बताया कि रंजीत ने राज को यहाँ से वापस भिजवा दिया है, जिसे सुनकर मीरा को थोड़ा अच्छा लगा। मिलन ने मीरा के कैंप खत्म होने तक यहीं रुकने का फैसला कर लिया था, पर अब पूरे कैंप में मीरा रंजीत से कटी कटी सी रहने लगी थी। रंजीत के सामने कम आती या फिर जहां रंजीत होता वहां से चली जाती। 3 दिन बाद कैंप खत्म हो गया। सब अपने अपने घर लौटने वाले थे। मिलन ने सबको अपनी सगाई में आने का न्योता दिया और सब अपने अपने रास्ते निकल गए। अरिजीत बहाना कर किरण के साथ दूसरी गाड़ी में बैठ गया, क्योंकि रंजीत के रहते उसकी जर्नी बेकार हो जाती। मीरा और रंजीत एक ही गाड़ी में थे। उनके साथ 2-3 और लोग थे। रंजीत कार के मिरर में पिछली सीट पर बैठी मीरा को ही देख रहा था। उस घटना के बाद से मीरा काफी चुप चुप सी थी। जो रंजीत पहले मीरा की बात करने वाली आदत से परेशान था, अब उसी रंजीत को मीरा की चुप्पी खल रही थी। अब रंजीत से मीरा की चुप्पी, उसकी आंखों की उदासी सहन नहीं हो पा रही थी। अचानक रंजीत ने झटका सा लिया और गाड़ी रुक गई। डॉक्टर रंजीत, आपने अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? डॉक्टर नैयर ने रंजीत से पूछा। वो मैं गाड़ी ड्राइव करते हुए थक गया हूँ। आई थिंक हमें एक टी ब्रेक की जरूरत है, रंजीत ने कहा तो सब खुशी से कार से नीचे उतर आए। बस मीरा को छोड़कर। मीरा कार में ही थी। उसे बाहर निकलने का मन ही नहीं किया। वो कार में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। रंजीत अपने हाथों में 2 कप चाय लिए मीरा के पास आया। चाय? उसने खिड़की से बाहर देख रही अपने में ही खोई मीरा से कहा। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रंजीत के हाथों से चाय लेकर पीने लगी। रंजीत भी कार से टेक लगाकर चाय पीने लगा। उस दिन के बाद मीरा बिल्कुल बदल सी गई थी।
हमेशा बक बक करने वाली चुलबुली सी मीरा अब बिल्कुल शांत और गंभीर हो गई थी। रंजीत जब भी मीरा के सामने आता, मीरा अपना रास्ता बदल लेती थी। रंजीत मीरा से बात करना चाहता था, पर वो अभी मीरा को स्पेस देना चाहता था ताकि वो संभल सके। थोड़ी देर रुकने के बाद गाड़ी फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ गई। घर आने के बाद भी मीरा गुमसुम थी। करुणा जी ने कैंप के बारे में पूछा तो बस वो हल्के से मुस्कुराकर अपने कमरे में चली गई। रात के खाने पर भी वो नहीं आई। अनु जब उसे बुलाने गए तो उसने ये कहलवा दिया कि वो बहुत थक गई है, अभी आराम करना चाहती है, जब भूख लगेगी तो वो खुद खा लेगी। जब अनु ये बात डाइनिंग टेबल पर बैठे परिवार के लोगों से कह रही थी तो रंजीत डिनर के लिए आ रहा था, लेकिन अनु की बात सुनकर वो भी वापस अपने कमरे में चला गया और उसने भी थका होने का बहाना बना दिया। सबके डिनर करने के बाद मीरा जयंत जी के कमरे में गई। वो बेड पर लेटकर किसी फाइल को बेहद गौर से पढ़ रहे थे। अंकल जी, क्या मैं आ सकती हूँ? मीरा ने जयंत जी को व्यस्त देखकर धीरे से पूछा। अरे मीरा बेटा, तुम्हें कब से पूछने की जरूरत पड़ गई, आ जाओ। जयंत जी ने अपनी फाइल साइड में रखते हुए कहा। मीरा धीरे कदमों से उनके पास आ गई। जयंत जी ने उसे बैठने का इशारा किया तो वो उनके पैरों के पास ही उनके बेड पर बैठ गई। जयंत जी ने उसे परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम कुछ परेशान सी दिख रही हो? मीरा जल्दी से बोली, नहीं तो अंकल जी, सब ठीक है। वो बस मुझे चाचू की याद आ रही थी, बहुत दिन हो गए उन्हें देखे। तो क्या मैं कुछ दिन के लिए उनके पास जा सकती हूँ? ये कहते कहते मीरा की आंखों में आंसू आ गए। ऑफ कोर्स बेटा, तुम जरूर जाओ, इसके लिए तुम्हें पूछने या रोने की जरूरत नहीं है। जयंत जी मीरा की आंखों से आंसू पोंछते हुए बोले। फिर वो आगे बोले, तुम टेंशन मत लो, कल तुम्हें अरिजीत या रंजीत छोड़ आएगा। नहीं नहीं अंकल जी, मैं खुद चली जाऊंगी। सुबह 5 बजे ऋषिकेश जाने की बस है, मैं चली जाऊंगी। मीरा ने अकेले जाने की बात जरा जोर देकर कही थी, जिससे जयंत जी काफी चौंक गए थे। उन्होंने मीरा के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए हाँ में सिर हिलाया। मीरा अपने कमरे में जाने के लिए उठी तो उसके पीछे करुणा जी पानी का जग लिए खड़ी थी। मीरा अपने कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ी तो पीछे से जयंत जी ने मीरा को आवाज लगाई, मीरा बेटा। मीरा पलट कर बोली, जी जी अंकल जी। जयंत जी बिस्तर से उठकर मीरा के पास आते हुए बोले, कैंप में रंजीत तुमसे ज्यादा रूड था क्या? उसने तुमसे बदतमीजी? नहीं नहीं अंकल जी, उन्होंने कुछ नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सच में चाचा जी की याद आ रही है, शायद मुझे थोड़ी सी छुट्टी की जरूरत है बस। मीरा जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली। जयंत जी ने मीरा के सिर को प्यार से सहलाया। मीरा पलट कर करुणा जी को औपचारिक मुस्कान देते हुए जाने लगी। मीरा रुक। इस बार आवाज करुणा जी की थी। मीरा के कदम रुक गए। करुणा जी ने पूछा, नहीं नहीं तो आंटी जी, अभी तो मैंने आपके सामने अंकल जी को बताया कि रंजीत सर ने मुझसे बिल्कुल भी रूड बिहेव नहीं किया। और अरिजीत अरिजीत तो मेरा दोस्त है, उसकी तो हिम्मत ही नहीं है मुझसे कुछ ऊट पटांग कहने की। मैं ठीक हूँ आंटी जी, बस चाचा जी की याद आ रही है सच में। मीरा करुणा जी के पास आकर उनके हाथ को पकड़ते हुए बोली, पर अभी उसकी आंखों में आंसू थे। फिर मीरा अपने आंसू छुपाते हुए बोली, ठीक है आंटी जी, मैं सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। सुबह 5 बजे की बस है तो 4 बजे उठना पड़ेगा। फिर वो थोड़ा सामान्य होते हुए बोली, आप ना मुझे कुछ हल्का नाश्ता दे देना, मुझे भूख लग जाएगी। गुड नाइट आंटी जी, गुड नाइट अंकल जी। ये कहकर मीरा जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि अब उसके आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। अगले दिन सुबह मीरा ऋषिकेश के लिए निकल गई। उसने वीरेंद्र जी को भी अपने आने के बारे में नहीं बताया, वरना वो उसे कभी ऐसे आने नहीं देते। ड्राइवर उसे बस स्टैंड छोड़ आया था। पूरे रास्ते मीरा की आंखें नम थीं और रंजीत की सोच ने उसके दिल को बहुत चोट पहुंचाई थी। बस ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक ली तो उसके झटके से मीरा अपनी सोच से बाहर आई। बस थोड़ी देर चाय नाश्ते के लिए रुकी थी। उसने भी अपने आंसू पोंछे और बस से उतरकर उस ढाबे पर चाय ली। तभी उसे याद आया कि करुणा जी ने उसे आते वक्त नाश्ते के लिए पराठे दिए थे। वो पराठे निकाल कर खाने ही वाली थी कि उसके सामने 2 छोटे छोटे बच्चे आ गए जो उससे खाना मांग रहे थे। मीरा ने अपने पराठे उन बच्चों को दे दिए और सिर्फ चाय पीकर बस में आकर बैठ गई। रंजीत सुबह उठकर फ्रेश होकर नीचे आया तो उसे मीरा कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने डाइनिंग टेबल से एक एप्पल लिया और उसे खाते हुए इधर उधर नजरें घुमाकर मीरा को खोजने लगा।
क्या अब भी वो परेशान है? पर कैसे पूछे कि वो कैसी है? यह रंजीत को समझ नहीं आ रहा था। सब नीचे डाइनिंग टेबल पर आ गए। करुणा जी ने नौकरों के साथ मिलकर नाश्ता लगा दिया। सब नाश्ता करने लगे तो अब रंजीत को ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि मीरा आज भी नाश्ता नहीं करने आई। वो कुछ पूछता उससे पहले ही जयंत जी ने करुणा जी से पूछा, आपकी बात हुई उससे? जी, वो बस में बैठ गई थी, दोपहर तक पहुंच जाएगी। करुणा जी ने थोड़े उदास मन से कहा। ये कहकर जयंत जी नाश्ता करने लगे। मॉम, कोई आने वाला है क्या? अरिजीत ने नाश्ता करते हुए पूछा। करुणा जी बोली, नहीं तो फिर कौन रात तक पहुंचने वाली है? अरिजीत ने फिर पूछा। पर रंजीत का ध्यान अभी भी मीरा के कमरे पर ही था। करुणा जी ने जवाब दिया, मीरा मीरा कहाँ पहुंचने वाली है मॉम? इस बार रंजीत ने पूछा। वो ऋषिकेश गई है, अपने चाचा जी के पास। पर अचानक अरिजीत ने पूछा। करुणा जी उसकी बात का कोई जवाब दे पाती तब तक रंजीत नाश्ता छोड़कर उठकर खड़ा हो गया था। सबकी नजर अब रंजीत पर थी। अब तू कहाँ जा रहा है? करुणा जी ने पूछा। रंजीत ने जवाब दिया, मीरा को लेने। अरे पर क्यों? वो अपने चाचा जी के पास गई है, आ जाएगी, जयंत जी ने कहा। रंजीत ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, नहीं आएगी। नहीं आएगी से क्या मतलब? अब करुणा जी ने रंजीत की बाह पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाया। क्या हुआ है रंजीत, बता क्या हुआ है? तूने कुछ किया है क्या? रंजीत बोला, नहीं मॉम, मैंने कुछ नहीं किया। इतना तो ट्रस्ट है ना आपको मुझ पर, तो फिर मीरा क्यों नहीं आएगी? अब जयंत जी ने जोर देकर पूछा। रंजीत बोला, मैं आकर बताऊंगा। करुणा जी ने पूछा, पर तू जा कहाँ रहा है? मीरा को लेने, उसे लेकर ही लौटूंगा। रंजीत अपनी कार की चाबी लेकर बाहर निकलते हुए बोला। रंजीत की इस हरकत से सब हैरान थे। रंजीत अपने स्वभाव के विपरीत जो काम कर रहा था। माँ, ये क्या था? अरुण ने चौंकते हुए कहा। हाँ मॉम, भाई किसी को लेने जा रहे हैं। लेने नहीं, मनाने जा रहे हैं। अरिजीत की बात को सुधारते हुए अनु ने सबसे कहा। अनु बोली, मॉम, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, पर मुझे एक काली दाल पसंद है। इस बार दुर्गा जी ने कहा। अरिजीत चौंक कर बोला, दादी? जयंत जी बोले, माँ, ये क्या कह रही हैं आप? दुर्गा जी सबको घूरते हुए बोली, अरे तुम लोग इतना भी नहीं समझते। मेरा पौधा अब किसी पर विश्वास करने लगा है, किसी की फिक्र करने लगा है, किसी को मनाने के लिए दिल्ली से ऋषिकेश जा रहा है। मतलब? दुर्गा जी ने अपने चश्मे को नीचे करके देखा तो पूरा परिवार नाश्ते की थाली में अपना हाथ रोके उन्हीं को घूर रहे थे। दुर्गा जी अपने चश्मे को हाथ में पकड़े हुए ही आगे बोली, नहीं समझे? सब अब भी चुपचाप उन्हीं को देख रहे थे और सब ने एक साथ नाम में सिर हिला दिया। अब दुर्गा जी अपने माथे पर हाथ मारकर बोली, अरे सब के सब बुद्धिहीन हैं। आज फिक्र है तो कल प्यार भी तो हो सकता है ना? जयंती जी बोले, माँ, आप जानती हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। रंजीत और प्यार आप सोच भी कैसे सकती हैं? वैसे रंजीत किसी को मनाने दिल्ली से ऋषिकेश जाएगा ये तू सोच सकता था क्या? दुर्गा जी ने जयंत जी की बातों का जवाब देते हुए कहा। जयंत जी ने आगे कहना चाहा, पर माँ, पर कुछ नहीं, पनौती ना बन। मीरा जैसी लड़की मेरी जीत की जिंदगी में आएगी तो वो अपने नाम को चरितार्थ कर पाएगा। रंजीत सच में दुनिया जीत लेगा। दुर्गा देवी जी ने जयंत जी को चुप कराते हुए कहा, आप सच कह रही हैं माँ, मेरा वैसे तो मुझे भी बहुत पसंद है। करुणा जी ने अपने आंखों के कोरों को साफ करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी। अनु और अरिजीत ने अपनी अपनी पसंद भी बताते हुए कहा। तो जयंत जी ने सबकी ओर देखा तो सब उन्हें ही देख रहे थे। तो जयंत जी सबकी नजरों को देखकर बोले, हाँ बाबा, मेरा मुझे भी पसंद है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। सबने एक साथ कहा तो जयंत जी चुप हो गए। इधर रंजीत काफी तेज ड्राइव करते हुए ऋषिकेश की तरफ बढ़ रहा था और मीरा अपनी ही सोच में गुम बस में सो चुकी थी। दोपहर के करीब 1 बजे मीरा ऋषिकेश पहुंच चुकी थी। अपने आने की जानकारी मीरा ने वीरेन जी को नहीं दी थी, इसीलिए उसे रिसीव करने कोई नहीं आया था। मीरा ने कैब बुक की और अपने घर की ओर चल पड़ी। रोने के कारण मीरा का सर काफी दुख रहा था। मीरा ने कैब से ही मिनल को फोन किया और उसे कल घर आने का बोलकर फोन काट दिया। मीरा अब घर पहुंच गई थी।
वो काफी लो फील कर रही थी। पिछले 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। करुणा जी ने जो पराठे दिए थे वो भी उसने उन बच्चों को दे दिए थे। अब उसे भूख के कारण चक्कर आ रहे थे। दरवाजे पर खड़ी वो बार बार डोर बेल प्रेस कर रही थी। तभी घर का दरवाजा खुला और मेरा दरवाजा खोलने वाले इंसान को देखकर शॉक हो गई। वो अपनी आंखें मलने लगी। उसे लगा कि भूख के मारे उसे हेलुसिनेशन हो रहे हैं। उसने खुद को पिच किया और सामने खड़े इंसान को देखकर बुरी तरह चौंक गई। आप यहाँ? अपने घर के गेट पर रंजीत को मुस्कुराते हुए देखकर मीरा की आंखें फटी हुई थी। अरे मीरा बेटा, आ गई तू? अंदर से वीरेन जी की आवाज आई। मीरा रंजीत को देखते हुए अंदर आने लगी तो रंजीत ने हाथ आगे करके झुककर उसे अंदर आने का रास्ता दिया। मीरा अपने बैग को अंदर लेकर आ रही थी तो रंजीत ने उससे उसका बैग विद माई प्लेजर मैम कहकर ले लिया। मीरा रंजीत को घूरते हुए अंदर आई और वीरेन जी के पांव छूकर उनके गले से लिपट गई। आई मिस यू चाचा जी। मिस यू टू बेटा। पर एक बात तो बता, जब रंजीत ऋषिकेश आ ही रहे थे तो तू उनके साथ क्यों नहीं आई? बस से आने की जिद क्यों की तूने? मैंने बस से आने की जिद की? और ये रंजीत सर कब ऋषिकेश आने वाले थे? ये क्या कहानी सुनाई है इन्होंने चाचा जी को? और ये मेरे घर में क्या कर रहे हैं? मेरा ये सब मन ही मन सोचते हुए रंजीत को घूर रही थी और रंजीत चुपचाप हाथ बांधे मीरा को मुस्कुराते हुए देख रहा था। ये आखिर इनको हो क्या गया है? पिछले इतने महीनों में इतना मुस्कुराते हुए मैंने तो इनको नहीं देखा। मीरा ने रंजीत को मुस्कुराते हुए देखकर सोचा, वो चाचा जी ये गाड़ी बहुत स्पीड में चलाते हैं तो मैं इस वक्त तो मरने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए मैं बस से आ गई। मीरा ने एक अंदाजा लगाते हुए कहा, क्योंकि रंजीत निकला तो मीरा के बाद ही था और पहुंच पहले गया था, यानी उसने गाड़ी बहुत स्पीड से चलाई होगी। मीरा रंजीत के इस अंदाजे का फैन हो गया। उसने अपनी एक आईब्रो को उठाकर अपनी आंखों को छोटी करके एक लुक दिया। मीरा की बातों से वीरेन जी हंस पड़े और विद्या जी किचन से आते हुए बोली, आ गई मेरी बच्ची। मीरा दौड़कर उनके पास गई और उनके पांव छूकर उनके गले लग गई। विद्या जी बोली, बेटा आने से पहले बताना चाहिए इतना कि आने वाली हो। ऐसे बिना बताए आप कभी मत आना। जब रंजीत ने बताया कि तुम सुबह की बस से ऋषिकेश आने के लिए निकली हुई हो तो हम दोनों की तो जान निकलने को हो गई थी। हम तो तुम्हें तभी फोन करने वाले थे पर रंजीत ने रोक दिया क्योंकि वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। दादी माँ की बात सुनकर मीरा रंजीत को घूर कर देखने लगी तो रंजीत इधर उधर देखने लगा। फिर दादी माँ ने मीरा की तरफ देखकर कहा, मेरा बेटा तू फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है दादी माँ। ये कहकर मीरा अपना बैग लेने चली गई जो कि रंजीत के पास पड़ा था। रंजीत बोला, मैं पहुंचा देता हूँ। मीरा मुंह बनाकर बोली, नो थैंक्स, मैं ले जा सकती हूँ। मीरा घसीटते हुए अपना बैग अपने कमरे में ले गई। कुछ देर बाद मीरा फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आई। टेबल पर काफी खाना सजा था जिसे देखकर मीरा काफी खुश हो गई। उसने जल्दी से प्लेट में खाना सर्व किया और चारों साथ बैठकर खाना खाने लगे। वाह दादी माँ, आज तो आपने काफी अच्छा खाना बनाया है। अब तो मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं और आप मुझे रोज ऐसा ही खाना खिलाएं। मीरा ने अपने मुंह में लगभग खाना ठूसते हुए कहा। दादी माँ बोली, बेटा ये खाना मैंने नहीं रंजीत ने बनाया है। रंजीत ने मुझे कुछ करने नहीं दिया, सब कुछ खुद किया। बस मैं तो चेयर पर बैठे बैठे उसे खाना बनाते देखती रही। बिल्कुल अपनी दादी माँ के हाथों वाला स्वाद है रंजीत के हाथों में। सच में रंजीत बेटा, खाना बहुत ही टेस्टी बना है। ये सुनकर खाना मीरा के गले में अटक गया और उसे हिचकी होने लगी। रंजीत ने उसे पानी का गिलास पास किया। थोड़ी देर में उसकी हिचकी शांत होने के बाद वो नॉर्मल तरीके से खाना खाने लगी। खाने के बाद वीरेन जी और दादी माँ अपने कमरे में चले गए और रंजीत गेस्ट रूम में आराम करने चला गया और मीरा किचन समेटने लगी। रंजीत को इतनी लंबी ड्राइव करने के बाद नींद आ गई थी। मीरा भी किचन समेटकर अपने कमरे में आकर लेट गई जिससे उसकी भी आंख लग गई। दोनों कई घंटे सोते रहे। फिर रात को मीरा ने डिनर बनाया और टेबल पर लगा दिया। डिनर करने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। रंजीत दिन में सो गया था तो उसे अभी लेटने का मन नहीं था, इसलिए वो खुली हवा में थोड़ा टहलने के लिए टेरेस पर आ गया। मीरा जब किचन साफ करके निकल रही थी तो उसने रंजीत को छत पर जाते हुए देखा तो उसने सोचा, यही सही मौका है रंजीत से उसकी इस अटपटे व्यवहार के बारे में बात करने का। वो भी उसके पीछे छत पर आ गई। रंजीत छत पर एक कोने में खड़ा चांद को निहार रहा था। वो बिल्कुल शांत लग रहा था।
मीरा उसे साइड से देख रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। तभी उसके कानों में आवाज आई, आप यहाँ क्यों आए हैं? चले जाइए यहाँ से। मीरा की आवाज से रंजीत पीछे पलटा तो देखा मीरा अपने दोनों हाथों को मोड़कर खड़ी थी। आप चले जाइए यहाँ से। मीरा अब गुस्से में बोली, ओके चला जाता हूँ, बोलो कब जाना है? वो अभी मुस्कुराते हुए मीरा को देखते हुए बोला, कल। मीरा ने कह तो दिया पर उसके जाने की बात को मान जाना उसे खलसा गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो झट से पलट गई। ओके कल चलेंगे, कब तक निकलना है ये बता दो। वो अब भी मुस्कुरा रहा था। मीरा का गुस्सा अब बहुत बढ़ गया था। वो अपने आंसू को संभालते हुए पीछे पलटी और गुस्से में बोली, कल सुबह सुबह, और छत से नीचे जाने के लिए बढ़ गई। इतनी सुबह तुम तैयार तो हो जाओगी ना? रंजीत ने मुस्कुराते हुए कहा तो मीरा के कदम रुक गए। मैं क्यों तैयार होंगी? एक मिनट, आप पहले ये बताइए आप यहाँ आए क्यों हैं? मीरा फिर रंजीत की तरफ आते हुए बोली, तुम्हें लेने। रंजीत ने बिल्कुल शांत स्वर में हल्की मुस्कान लिए हुए अपने दोनों हाथों को मोड़ते हुए कहा, और आप मुझे किस हक से लेने आए हैं? ये कहते हुए मीरा गुस्से में रंजीत की तरफ बढ़ी। अभी हक नहीं है तो दे दो। रंजीत उसको गहरी नजरों से देखता हुआ बोला, क्यों दूं? आप होते कौन है मेरे? मीरा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और साथ ही उसके कदम भी। ये तुम खुद से पूछो कि मैं कौन हूं तुम्हारा। रंजीत अब मुस्कुराते हुए मीरा के करीब आ चुका था। वो मीरा की आंखों में देख रहा था। मीरा रंजीत को घूरकर बोली, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। रंजीत बोला, ठीक है तो फिर मैं भी यही हूँ, मुझे भी जाने की कोई जल्दी नहीं है। मीरा ने जवाब दिया, तो ठीक है रहिए यहीं पर। यह कहकर मीरा जाने लगी। तभी मीरा का दुपट्टा छत पर निकले एक क्षण में अटक गया। उसे लगा उसका दुपट्टा रंजीत ने पकड़ रखा है। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। वो अपने आप को संभालते हुए बोली, मेरा दुपट्टा छोड़िए। मैंने कहा मेरा दुपट्टा छोड़िए। ये कहकर जब मीरा पलटी तो रंजीत उससे कुछ दूर अपने हाथ मोड़े खड़ा था और उसका दुपट्टा उसके पास के एक छड़ में अटका पड़ा था। ये देखकर मीरा को काफी शर्मिंदगी हुई और वो चुपचाप अपना दुपट्टा उस छड़ से निकालकर जाने लगी। तो रंजीत उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब लाते हुए बोला, पहले मेरे सवालों का जवाब दो फिर चली जाना। तो बताओ कि मेरा तुम पर हक है या नहीं? रंजीत काफी टेंस नजरों से मीरा की आंखों में झांकते हुए बोला। उसके इस तरह देखने से एक बार के लिए तो मीरा उसकी आंखों में खो सी गई, पर फिर खुद को संभालते हुए बोली, मैं ऐसे किसी इंसान को खुद पर हक नहीं देना चाहती जो मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाकर पब्लिश कराता फिरे। ये कहकर वो अपना हाथ रंजीत से छुड़ाकर नीचे चली गई। मीरा का यूं नाराज होना उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर उसे यकीन था कि वो मीरा को मना लेगा। उसे पता था कि उससे गलती हुई है, पर राज ने उसे जिस गलत तरीके से मीरा के सामने पेश किया था, उसे मीरा का नाराज होना स्वाभाविक है। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए रंजीत भी अपने कमरे में सोने चला गया। अगले दिन सुबह सुबह रंजीत की नींद डोरबेल की आवाज से टूटी। कोई लगातार डोरबेल बजा रहा था। रंजीत रात में काफी देर से सोया था, इसलिए उसे उठने का मन नहीं कर रहा था। इसलिए डोरबेल की आवाज से परेशान होकर वो बार बार तकिया सर पर रखकर अपने कान बंद करने की कोशिश कर रहा था, पर वो भी इस लगातार बजते डोरबेल के आगे बेअसर था। आखिर परेशान होकर रंजीत खुद ये सोचते हुए दरवाजा खोलने आया कि आज सवेरे सवेरे सब घर से कहाँ चले गए और कौन दरवाजे पर लगातार डोरबेल बजा रहा है। पर हॉल में आकर उसे ये देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ कि दरवाजा खुला था और मीरा और मिनल दरवाजे पर खड़ी थी। मिनल मीरा को बार बार डोरबेल बजाने से मना कर रही थी, पर मीरा बेमतलब लगातार डोरबेल प्रेस की जा रही थी। और रंजीत को मीरा की इस बचकानी हरकत पर अब बहुत हंसी आने लगी, क्योंकि मीरा ये सब सिर्फ रंजीत को तंग करने के लिए कर रही थी। क्योंकि मीरा जानती थी कि रंजीत को इस तरह का कोई भी शोरगुल बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए तो मीरा उसे हिटलर कहती थी। असल में हुआ ये था कि चाचा जी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे और आज साथ में दादी माँ को भी साथ ले गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने उनको मॉर्निंग वॉक के लिए बोला था। और मीरा ने कल ही स्टेशन से ही मिनल को सुबह आने के लिए कह दिया था। मिनल ने जब सुबह आकर डोर बेल बजाए तभी मीरा को रंजीत को तंग करने का ये आइडिया आया था। मीरा ने सोचा था इतने हल्ले से रंजीत इरिटेट हो जाएगा और मीरा मौके पर चौका मारते हुए उसे फिर से यहाँ से जाने को कहेगी। पर अब जब रंजीत मीरा की इस बचकानी हरकत पर मुस्कुरा रहा था तो वो पैर पटकते हुए अंदर चली गई।
इधर मिनल यहाँ रंजीत को देखकर काफी हैरान थी। आप यहाँ? आप मीरा के साथ आए हैं? पर मीरा ने तो मुझे बताया नहीं। मिनल ने रंजीत को देखकर पूछा। रंजीत मिनल की बातों का जवाब देता इससे पहले ही मीरा आकर मिनल का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या जो मुझे किसी के साथ की जरूरत होगी? वो बोल तो मिनल को रही थी पर उसकी नजरें रंजीत पर ही थी। थोड़ी देर बाद विद्या जी और वीरेंद्र जी घर आए तो उन्हें हॉल में ही रंजीत पेपर पलटता हुआ मिल गया। चाचा जी को देखकर रंजीत अपनी जगह से खड़ा हो गया। फिर दोनों ने एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश किया और आकर उसने वीरेंद्र जी और विद्या जी के पांव छुए। उन दोनों ने उसे आशीर्वाद दिया। विद्या जी थक गई थी तो वो अपने कमरे में चली गई। वीरेंद्र जी ने मीरा को आवाज लगाई, मेरा बेटा रंजीत को चाय शाय पिलाई या नहीं? एक काम कर, हम दोनों के लिए चाय ले आ। मेरा तो नहीं पर मिनल 2 कप चाय ले आई। अरे मिनल, तू कब आई? चाचा जी ने मिनल को देखते हुए पूछा। चाचा जी, अभी सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक पर गए थे। वो मुझे मीरा ने कल बस स्टैंड से ही कॉल कर दिया था। मिनल ने चाचा जी के पैर छूते हुए कहा। चाचा जी, मुझे मिनल से जरूरी बात करनी है। लीला काकी आ चुके हैं, वो नाश्ता बना रही हैं। ये कहते हुए वो मिनल को अपने कमरे में ले गई। दरअसल मीरा के पीछे दादी माँ की तबीयत खराब हो गई थी तो वीरेंद्र जी ने लीला काकी को खाना बनाने के लिए रख लिया था। कल लीला काकी नहीं आई थी तो रंजीत ने खुद सारा खाना बना दिया था। कमरे में आकर मिनल ने मीरा से पूछा, मीरा ये सब क्या है? रंजीत जी यहाँ? तो बता क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? वैसे मुझे तो पहले से ही पता था कि रंजीत जी तेरे हीरो हैं। जब उन्होंने तुझे डूबने से बचाया था और तुझे गोद में लेकर नदी से बाहर आए थे, उफ क्या लग रहे थे उस भीगी हुई व्हाइट शर्ट में। हाय, मुझे तो तभी से पता था तुम दोनों के बीच जरूर कुछ होगा। और देख, मैं सही थी। मिनल ये सब खुश होकर कह रही थी और वो रंजीत और मीरा के बारे में ख्वाब सजाने लगी। मीरा उसे ख्वाबों की दुनिया से बाहर लाते हुए बोली, ओ ख्वाबों की शहजादी, अपने ख्वाबों के घोड़ों को थोड़ा लगाम दो। मैं और उस हिटलर के साथ कभी नहीं। तुझे पता भी है उसने क्या किया है? मिनल बोली, हाँ पता है, तेरी जान बचाई है, वो भी 3-3 बार। नदी में डूबने से बचाते बचाते वो तुझे खुद में डुबाना चाहता है। आय हाय, कितना हैंडसम है। और सच में तेरी लव स्टोरी बहुत ही रोमांटिक है। मीरा उसे छेड़ते हुए बोली, चुप कर, कोई लव स्टोरी नहीं है। तुझे पता है मैं बहुत गुस्सा हूं उन पर। समझते क्या है खुद को? किसी का भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं? किसने दिया उन्हें ये हक? वो कोई स्कूल के प्रिंसिपल हैं जो किसी का भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना दे? ये कहते हुए मीरा की आंखों में आंसू थे। अब मिनल भी मीरा की बात को लेकर सीरियस हो गई थी। वो मीरा की आंखों में आंसू देखकर मीरा के पास गई और उसकी आंखों से गिर रहे आंसुओं को पोंछते हुए बोली, हे मीरा, क्या हुआ है यार? तब मीरा ने उसे बताया कि कैसे उस रात राज ने बताया कि रंजीत उसके बारे में क्या सोचता है। उसे राज ने जितना चोट पहुंचाया उससे ज्यादा चोट उसे ये जानकर हुआ कि उसके बारे में रंजीत क्या सोचते हैं। मीरा की इस बात पर मिनल हल्के से मुस्कुरा दी। उसको मुस्कुराते देखकर मीरा को आश्चर्य हुआ। मिनल उसको खुद को मीरा के ऐसे देखने पर बोली, अच्छा एक बात बता, रंजीत तेरे बारे में क्या सोचते हैं? इससे तुझे इतना फर्क क्यों पड़ता है? मीरा बोली, क्योंकि मीरा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह बहुत सोचकर भी इस सवाल का जवाब मिनल को नहीं दे पाई और हार कर मिनल की तरफ देखने लगी। मिनल ने अपनी दोनों आईब्रोज को उठाकर एक बार फिर मीरा से पूछा तो मीरा ने ना में सिर हिलाया। मिनल मुस्कुराते हुए उससे बोली, क्योंकि तू रंजीत जी को पसंद करती है। पसंद ही नहीं बल्कि तू उनसे प्यार करने लगी है, इसलिए तेरे बारे में उनकी हर सोच से तुझे इतना फर्क पड़ रहा है। ये सुनकर मीरा की आंखें चौड़ी हो गई और वो हैरानी से मिनल को देखने लगी। आगे क्या होगा? क्या मीरा को अपने प्यार का एहसास हो जाएगा? मीरा को मनाने के लिए रंजीत क्या करेगा? अक्षत इंडिया आने पर क्या करने वाला है? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।